बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना P3 यूनिट का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि P2 यूनिट जो है वो अच्छा खासा लेंथी और डिफ़िकल्ट था, लेकिन आगे यूनिट बड़े आसान और छोटे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को मिला के यूनिट बनाया गया है। हमने बनाया इसका P3 और इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम जो हमारा पिछला लेक्चर था उससे रिलेटेड कुछ ओल्ड MCQs करते हैं जो UHS में आए हुए हैं पेपर में। ठीक है जी। तो देखेंगे आप कितने आसान क्वेश्चन हैं। सो डोंट बी वरी अबाउट द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। UHS में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, इंतहाई आसान और सिंपल आते हैं। याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन जो आपको इरीटेट करते हैं ना, वो करते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट वाले होते हैं। चूँकि आप सिंपल स्टेटमेंट को जो है ना वो जहन नहीं बना हुआ होता कि इतने सिंपल आएंगे, लेकिन जब वो अचानक सामने आते हैं तो वो इतना कन्फ्यूज़ करते हैं कि गलती के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आप हमेशा डिफ़िकल्ट के ऊपर तवज्जो देते हो। देखिएगा आप ये कितने सिंपल क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पेपर्स में आए हुए हैं। चलते हैं हम सॉल्व करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है जी, एनर्जी कंज्यूम बाय 60 वाट। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका बताया आपको कि पढ़ते हुए स्टेटमेंट को जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आई है उसे क्या कर लें, आप सर्कल कर लें। ठीक है जी। 60 वाट, व्हाट इज दिस? दिस इज पावर। बल्ब इन 2 मिनट, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, क्या है जी ये? टाइम। ओके, दिस इज टाइम इज इक्वल टू, फाइंड क्या करना है? एनर्जी। ये आपने क्या करनी है? फाइंड करनी। जो बच्चों कल मैंने क्या फार्मूला बताया था एनर्जी और पावर को रिलेट करने वाला? E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो 60 वाट है इंटू टी, 2 मिनट है, 2 इंटू 120। 120 क्यों किया? सॉरी, 2 इंटू 60, ये सेकंड बन गए। ठीक है जी। तो 60 इंटू क्या आ गया जी? 120। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये देखें जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये आ जाएगा 120 0 और 60 72, ये जूल में आपके पास आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है जी? इसको अगर देखें तो यहाँ कोई आंसर नहीं है, इसको किलो में लिख लेते हैं। तो 7.2 इंटू 10⁻³ जूल, 7.2 किलो जूल। तो देखें जी कौन सा आंसर है? 7.2 किलो जूल। डेल्टा ऑप्शन है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। चले आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्टली क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज डन। कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि कोई वर्क नहीं हुआ? कब आया ये क्वेश्चन? 2019 में। 2019 में। तो जी देखते हैं पहला क्या कहता है। पुशिंग कार टू स्टार्ट इट मूविंग। आप कार को पुश कर रहे हैं, धक्का लगाते हैं। जब कार की बैटरी डाउन हो जाती, 4 लोग पीछे लगे होते हैं, धक्का लगाते हैं स्टार्ट करने के लिए। क्या उस दौरान वर्क नहीं होता? भाई देखें, ये कार है, आप इसको धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और ये क्या कर रही है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। फोर्स भी उधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर लग रहा है, तो वर्क तो होगा ना। फिर नॉन जीरो तो ना होगा, दोनों सेम है तो मैक्सिमम वर्क होगा। सो पहली ऑप्शन नहीं है। राइटिंग एन एसे ऑन पेज। पेज के ऊपर आप क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। तो भाई पेज के ऊपर ऐसे लिखने से आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो? पेज के ऊपर ऐसे लिखने से आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो? देखिए जब पेन आपका ऊपर गया है तो आपने क्या किया? फोर्स अपवर्ड लगाई, पेन ऊपर मूव किया, राइट वर्ड लगाई, लेफ्ट वर्ड लगाई, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन है ना। जिधर को फोर्स लगा रहे हैं उधर को पेन जा रहा है। हर जगह पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। इट मीन यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क। ओके। लिफ्टिंग द वेट, वेट को उठा रहे हैं आप। आपने क्या किया है? वेट को उठाया है। ऑब्वियसली जब आप वेट उठा रहे हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है? अपवर्ड सपोज जा रहा है। ठीक है। नीचे रख रहे हैं तो फोर्स भी नीचे को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो कुछ वर्क हो रहा है। द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। अब मून ऑर्बिटिंग द अर्थ में क्या सिचुएशन है? ये अर्थ है और ये इसके गिर्द क्या कर रहा है? मून ऑर्बिट कर रहा है। तो आप देखें जनाब, अर्थ की ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही होती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज FG। और मून जो है किसी वक्त भी देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? अलोंग द टेंजेंट, उस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है।
तो डी और एफ जी क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट्स वाई आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सो ऑप्शन आपके पास कौन सी आएगी, डेल्टा, कि इस केस में आपके पास कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक है जी। एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट है, हम कहेंगे इसे, चेंज नहीं हो रही बच्चों। ठीक है। ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स इंजन, इफ दैट फोर्स इज डबल विद वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हाट हैपन टू इट्स टोटल पावर। वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स को डबल कर दिया, बताएं जी पावर का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें वेलोसिटी आए फिर आप किसको डबल कर रहे हैं, फोर्स को, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट हैपन टू इट्स टोटल पावर P। जी इन तीनों को रिलेट करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या था जी, P इज इक्वल टू एफ वी, शाबाश। अब V कांस्टेंट है, F को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर डबल। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं F बिकम्स 2F, नई फोर्स, तो नई पावर क्या होगी, 2P होगी, बिकॉज V इज कांस्टेंट। सो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी बच्चों, ये डबल होगी तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा। चले, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हमने कंजर्वेटिव फोर्स का भी जिक्र किया था अपने लास्ट लेक्चर में। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल, ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स, ये सारी क्या थी, नॉन कंजर्वेटिव। सो 40। ठीक है जी। इफ अ सर्टन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट and change its kinetic energy from 65 to 130 किलोजूल, ये आपकी क्या आ गई है, के इनिशियल, और ये क्या आ गई है, के फाइनल। देन वर्क डन बाय फोर्स विल बी, आपने वर्क डन निकालना है। क्या स्टेटमेंट हमने कल पढ़ी थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, चलें शाबाश बताएं जी, क्या पढ़ी थी, वर्क डन ऑन एन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, change in kinetic energy, जी एग्जैक्टली, वर्क डन इन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स kinetic energy प्लस चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो सिर्फ चेंज इन kinetic energy, और वर्टिकल है तो चेंज इन पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल में भी चेंज आ रही है, kinetic में भी आ रही है, तो फिर वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन kinetic energy प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां बड़ा सिंपल जवाब है जी, क्या आएगा जी, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। तो डेल्टा के कितनी निकलती है जी, 130 माइनस 65। जी आंसर क्या आएगा जी, 130 में 65 माइनस करेंगे तो 130, आंसर क्या आ गया 35, तो आपके पास 65। कितना आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे वहां परेशान हो जाते हैं जी, इतना आसान तो आ ही नहीं सकता, तो जानबूझ के इसमें कोई मुश्किल ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। आप देखते हैं जी ये इतना आसान नहीं है, इसकी कोई वजह होगी, नहीं यहाँ कोई ना कोई यहाँ पे उलझन होगी, होती नहीं है, आप लोग खुद ही बना लेते हैं, हम लोग खुद ही उसको उलझन तैयार कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कितना आसान आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पेपर में हमेशा आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। जो आज हमने डिस्कस करना है वो क्या है जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन के बारे में चैप्टर 4 का आर्टिकल है ये। अच्छा, इस चैप्टर में से सिलेबस में जो है वो आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स नहीं है, एस्केप वेलोसिटी नहीं है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में नहीं है, और जो फाइनली आपके हैं उसमें नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्सेज, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सिलेबस में नहीं है। सिर्फ वर्क है, ठीक है, पावर है, एनर्जी थ्योरम है, और फिर क्या है इसमें से इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, चलें जी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपने एक बॉडी प्लेस कर दी है जी, कहाँ पे प्लेस की हुई है, पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए कितनी हाइट पे है, h1 हाइट पे है, लेट्स सपोज। ठीक है जी, और ये यहाँ से बॉडी जब फॉल करेगी नीचे, तो नीचे जाते हुए क्या करेगी, इसकी यहाँ अगर देखा जाए तो सारी एनर्जी जो इसकी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है वो सारी क्या होगी, वो पोटेंशियल होगी, जो कि इक्वल होगी किसके, mgh1 के। ठीक है जी, जब ये, और यहाँ अगर इसकी काइनेटिक की बात करें तो वो क्या होगी, यहाँ पे के यहाँ इस जगह पे क्या हो रही है, चूंकि ये रेस्ट पे है तो इसलिए ये क्या होगी, 0। शाबाश। अब जो नीचे जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। क्यों कम हो रही है, क्योंकि हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है।
और इसकी स्पीड बढ़ रही है, पोटेंशियल कम, और ये काइनेटिक क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी के ई प्लस पी, कुछ अमाउंट उसकी काइनेटिक, कुछ उसकी पोटेंशियल। और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी बच्चों आपने फाइंड करनी, तो मैं उसकी वी बी की बात करता हूँ। बता सकते हैं वी बी कैसे निकालेंगे यहाँ? कल मैंने आपको एक वेलोसिटी का फ्री फॉल में फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर्स में, कि फ्री फॉल मोशन है तो वेलोसिटी फाइनल निकालनी है या इनिशियल निकालनी है, क्या फार्मूला होता है उसका। अब ये देखें ना, फ्री फॉल है ना, यहाँ से गिरा जा रहा है, किसी वक्त भी इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए तो फ्री फॉल वेलोसिटी की वो निकालेंगे ना। तो बताएं ज़रा शाबाश, जब ये गिरता हुआ यहाँ जा रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? शाबाश, जल्दी बताइएगा ज़रा जी। हाँ जी, फ्री फॉल है तो क्या आएगी, √2gh। h उसकी क्या होती है, हाइट। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी यहाँ नीचे से कितनी हाइट रह चुकी होगी, h1। सो ये क्या आ जाएगा जी, h1। ठीक है जी। अच्छा, जब ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो तब भी इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ई टोटल किसके इक्वल आएगी, ई टोटल इज इक्वल टू आएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बट इस बार पोटेंशियल जो है वो क्या होगी, 0। सो ई टोटल किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल किसके इक्वल आ गई, काइनेटिक के। अगेन आपसे कहूँ मैं, यहाँ जो इसकी स्पीड है वी सी होगी वो किसके इक्वल आएगी, √2g, जो हाइट उस, सॉरी ये मैं इधर h2 आएगा, बिकॉज ये कौन सी हाइट है, जो उसने फॉल करते हुए नीचे आना, रिमेनिंग नहीं। मसलन ये h हाइट से नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, √2gh, जो हाइट फॉल कर गया है। ये कौन सी हाइट पुट करनी है, फॉलिंग हाइट। अब जब यहां से फॉल करता हुआ यहां पहुंच गया है वो, अब बताएं कितनी हाइट फॉल कर गया है वो, यहां से यहां तक कितनी हाइट है, h1। सो ये क्या आ जाएगा, h1। अच्छा, अगर ये h होती तो फिर क्या आना था, यहाँ h आ जाना था। कॉन्सेप्ट को समझें आप, कि जो हाइट बॉडी फॉल कर जाती है नीचे वो फार्मूले में यूज होनी है। तो यहां से हम अगर एक चीज देखें तो क्या है, किसी जगह पे भी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के। ठीक है, यहां पोटेंशियल क्या आएगी जी, यहां पोटेंशियल क्या आ जाएगी जी, 0 आ जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्ट हो रही है, टोटल अमाउंट हर जगह क्या रहेगी, सेम। यहां भी टोटल, यहां भी टोटल, यहां भी टोटल अगर करेंगे तो वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है एनर्जी कैन इंटरचेंज, बट टोटल अमाउंट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, एनर्जी कैन इंटरचेंज बिटवीन PE and KE, but its total amount remain same। इट मीन्स कि अगर मैं कहूं यहां सारी एनर्जी कौन सी है, mgh1 है, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, पोटेंशियल। ठीक है, ये कहां पे है, एट पॉइंट ए। तो इतनी ही एनर्जी बनेगी mgh1 इक्वल्स टू के किसके, एट पॉइंट बी। 20 जूल यहां है तो यहां भी कितनी होगी, 20 जूल। ए जूल यहां है तो यहां भी ए जूल। 100 जूल यहां है तो यहां भी 100 जूल। mgh1 है यहां पे तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mgh1। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि एनर्जी कैन इंटरचेंज बिटवीन इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो फिर जरा देखिए, लेट्स सपोज अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो ए से बी तक आते हुए हम कह सकते हैं फिर के डिक्रीज इन पीई इक्वल्स टू आएगा इंक्रीज इन के। ठीक है जी। अब जरा इसका डिक्रीज निकालते हैं, कितना आया, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी जी, mgh1, और इसकी फाइनल कितनी है जी, mgh2। काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू अगर हम लेट्स सपोज इस पे बात करें तो वो कितनी बनती है जी, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर।
भाई सपोज मैं कहता हूँ यहाँ अगर उसकी वेलोसिटी हम v1 ले लेते हैं, अभी मैंने 0 ली हुई है, अगर v1 ले लेते हैं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v1 स्क्वायर। तो चेंज इक्वल होगी, जितनी इसमें चेंज आएगी उतनी किसमें आएगी, इसमें। बच्चों इसमें mg को कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बनता है, h1 माइनस h2, और इधर से अगर हाफ m को कॉमन ले लें तो ये क्या बनता है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है जी, m से काट दें आप तो यहाँ पे आपके पास एक ये फार्मूला आ जाता है आपके पास एनर्जी का एक। अच्छा इसमें अगर आप देखें, बात सुने, इसमें क्या करें, अगर मैं कहता हूँ कि अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फ्रिक्शन बच्चे किधर को एक्ट करेगी, अपवर्ड। तो जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, फ्रिक्शन अपवर्ड आ रही है, तो बॉडी को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो कुछ एनर्जी लॉस कर जाएगी किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन। इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फिर आपके पास फार्मूला क्या बनेगा जी, mg h1 माइनस h2, ये टोटल एनर्जी थी। ये किस किस में जाएगी, ये जाएगी जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी उसके पास ये है, जब ये गिरेगा तो ये कन्वर्ट होगी किस में, ये कन्वर्ट होगी किस में, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो चीजों में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलें, बहरहाल ये आपके पास फार्मूला है कि आपने ये, और गिरते हुए बॉडी की किसी जगह पे भी आपने अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फार्मूला आपने क्या लगाना है, √2g, और ये हाइट कौन सी पुट करनी है बच्चों, फॉलिंग हाइट, जितनी वो गिर के नीचे आया है। ओके, चलें क्वेश्चन करते हैं एक। अ बॉडी ऑफ मैस 6 kg, न्यूमेरिकल है तो ये क्या आ गया आपके पास, मैस, फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एट इनिशियल पोजीशन ए, इट्स एनर्जीज, यानी ये आपके पास उसकी इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी है। ओके, एंड k इज 0 जूल, ये क्या है, ये PE है, P इनिशियल, और k इनिशियल कितनी है जी, 0। इट्स डाउनवर्ड जर्नी एट पॉइंट B, इट्स एनर्जी विल बी। अब ये बॉडी उसने डायग्राम दी हुई है साथ, ये गिरी है नीचे, कितने मीटर की हाइट पे पड़ी है, ये 6 मीटर की, गिरते हुए ये किस पॉइंट पे पहुंची है, ये पहुंची है जी कितने, 3 मीटर की हाइट पे। इस जगह पे पूछता है वो उसकी काइनेटिक कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी। इनिशियली वो यहाँ पे है तो सारी एनर्जी उसकी क्या है, पोटेंशियल कितनी है, वो 480 जूल। ठीक है, अब वो गिरता हुआ नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगी या कम होगी जी, बढ़ेगी। हाइट बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगी, वो कम होगी। और कौन सी बढ़ेगी, पोटेंशियल। ठीक है, तो हम कहते हैं, सॉरी, काइनेटिक बढ़ेगी और पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। अगर हम यहाँ आ जाते हैं, उस बॉडी का मैस भी हमारे पास मौजूद है, तो हम बड़ा आसान है, क्या हमारे पास टोटल एनर्जी भी है। टोटल एनर्जी कितनी है जी, ये देखें ज़रा यहाँ से कि टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है इसकी बॉडी की, अगर देखें तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, 480 के इक्वल है। आप कहें ये तो पोटेंशियल है, भाई जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो सारी की सारी पोटेंशियल क्या होगी, टोटल होगी। इस पॉइंट पे हम इसकी पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल कितनी आएगी, फार्मूला बड़ा आसान है, क्या जी, mgh, m कितना है जी दिया हुआ 8, g कितना है 10, h कितना इस पॉइंट पे रह जाता है 3 मीटर, तो 3, ये कितना आ गया जी 240 जूल। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 240 जूल। और यहाँ काइनेटिक कितनी होगी जरा देखिएगा, ये काइनेटिक देखनी है आपने। वी नो दैट कि किसी जगह पे भी टोटल कितनी थी 480, अब पोटेंशियल कितनी रह गई है 240, तो बाकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक। क्या फार्मूला आ गया, ई टोटल माइनस पीई। ई टोटल कितनी है 480 माइनस 240, तो बच्चे क्या आंसर आया, शाबाश देखें जरा इसका आंसर क्या आएगा जी, 240 इंटू 240, शाबाश, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा जी 240। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, ये वाला। कितना आसान भाई, टोटल दे दी है, वो कन्वर्ट हुई है, यहाँ कुछ पोटेंशियल बन गई, वो पोटेंशियल हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, टोटल में से उसे माइनस करेंगे, रिमेनिंग क्या वहां बच जाएगी, काइनेटिक।
2009 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलें बाकी हम इसके बाद आगे पार्ट शुरू करते हैं इसका चैप्टर 5 का। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे फिर अगले लेक्चर में अपने में इंशाल्लाह। अभी इसका एक लेक्चर रहता है, इसके बाद उसमें आपको ये सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी जी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या आ रहा है जी, सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन है जी। क्या है जी, सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम कर रही होती है, तो बड़ा आसान हल है, मैं बता देता हूं। अगर आपको लीनियर यानी चैप्टर 3 की चीज़ें याद हैं तो चैप्टर 5 की चीज़ें आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं जी। सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है? मोशन ऑफ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक बॉडी की मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट अराउंड इट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मोशन ऑफ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट एट फिक्स डिस्टेंस अराउंड इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे हम उसे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे जी, ठीक है जी। अच्छा जी, फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी की मोशन, सपोज ये आपका क्या है जी, वो फिक्स पॉइंट है एक, लेट सपोज ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट ये एक बॉडी मूव कर रही है जी, और ये बॉडी इसके अबाउट क्या कर रही है जी, मूवमेंट कर रही है, ठीक है जी। ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये इसका क्या है जी, रेडियस है, ये ओ पॉइंट है, सपोज बॉडी कहाँ पे है जी, ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये फिक्स डिस्टेंस पे है, फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी की मोशन है, तो हम इसे क्या कहेंगे जी, कि फिक्स पॉइंट पे उसके अराउंड मूव कर रही है, तो ये इसकी कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन, ओके। अच्छा, अब लीनियर मोशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं? लीनियर मोशन इस तरफ लिख लेते हैं हम, और इधर हम क्या लिख लेते हैं, सर्कुलर मोशन, या एंगुलर भी कहते हैं इसे, सर्कुलर मोशन जी। आप ज़रा मुझे लीनियर में बताएं, लीनियर मोशन किस वजह से होती है? फोर्स की वजह से। तो क्या फार्मूला होता है फोर्स का? F इज इक्वल टू एम में, या F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा डी, यही होता है ना। फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है जी, एक्सल, फोर्स जो है बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी से फिर आगे क्या चीज़ आ जाती, चेंज आ जाए, तो उसमें क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है जी। और क्या होता है लीनियर मोशन में? लीनियर मोमेंटम कितना होता है जी, ये mv, ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम कितना आ जाता है बॉडी के अंदर, mv। अच्छा, लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है जी, हाफ mv², ठीक है जी। हाफ mv² इसकी क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके। चलें अब देखते हैं कि सर्कुलर में क्या होगा भाई। फोर्स इधर रिस्पॉन्सिबल है किसकी, बॉडी की एक्सेलरेशन की। तो फोर्स जैसी चीज़ लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, क्या होती है इधर, टॉर्क होता है, कितना आ जाता है जी, वो r क्रॉस f, ठीक है जी, एक। दूसरा टॉर्क का फार्मूला क्या आ जाता है जी, इधर देखें, दूसरा टॉर्क का फार्मूला आ जाता है टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब देखें, ये इधर क्या है, a है, इधर क्या है, अल्फा है, इधर m है, तो इधर m की जगह क्या आया है, i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है मैस को जब भी आप i से रिप्लेस करेंगे तो आप किधर चले जाएंगे, सर्कुलर मोशन में। ये d है तो इधर क्या आएगा जी, थीटा। इधर v है तो इधर क्या आएगा जी, ओमेगा। इधर a है जी तो इधर क्या आएगा जी, अल्फा। ये रिप्लेसमेंट करते चलें आप, लीनियर से किधर चले जाएंगे, एंगुलर में। अच्छा, इधर p है तो बच्चे इधर क्या आएगा जी, l। इधर m है तो क्या आएगा, i। इधर v है तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा, ठीक है। के ई आ गया तो ये के ई क्या था, ट्रांसलेशनल था, और ये के ई क्या आ जाएगा, रोटेशनल, रोटेशन है ना।
हाफ है, इधर भी हाफ, m है, यहाँ क्या आएगा i, v स्क्वेयर है, यहाँ क्या आएगा ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा इस फार्मूले में देखें तो क्या आ रहा है, f की जगह क्या आएगा टॉ, डेल्टा p है तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा l, और यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा t। तो ये मतलब इनके वर्सेस जहाँ इनके फार्मूलाज में इन जगहों पे ये वैल्यूज लगा दें तो सारे फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रोटेशनल मोशन में। किस में आ जाते हैं, रोटेशनल मोशन में। ओके। अच्छा अब रोटेशनल मोशन में देखें अगर हम बच्चों तो क्या है हमारे पास के रोटेशनल मोशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या सबसे पहली जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं जी वो क्या है, वो है जी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन किया जाए तो व्हाट इज दिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, जब बॉडी मूव करती है ना सर्कुलर पाथ पे तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए ड्यूरिंग एनी इंस्टेंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका, क्या है जी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, the angle subtended by body, the angle subtended by a body moving in circle at center। ठीक है जी, इसे क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। अच्छा इसकी कुछ बातें, it is vector for small values, for small values, smaller values के लिए ये वेक्टर है because it obey law of commutative addition for स्मॉल वैल्यूज। अच्छा वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करें। स्मॉलर वैल्यू के लिए थीटा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल आएगा थीटा 2 प्लस थीटा 1। स्मॉलर वैल्यूज के लिए इसको ओबे करता है, लार्ज वैल्यू के ऊपर ये आंसर इक्वल नहीं आता, दैट्स वाई थीटा लार्ज वैल्यू के लिए क्या है, स्केलर है। For large values theta is scalar। ठीक है जी। अच्छा इसका यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है जी, इसका SI यूनिट रेडियन है। शाबाश, कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 1 में। कौन सा यूनिट है ये, सप्लीमेंट्री। किस क्वांटिटी का यूनिट है, प्लेन एंगल का। ठीक है जी। अच्छा अदर यूनिट्स क्या हैं इसके जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, डिग्री है। शाबाश, और क्या है जी, रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन डिग्री। इनके हम रिलेशन भी डिस्कस करके आए हैं, कहाँ पे, चैप्टर 1 में। मैं फिर एक दफ़ा याद करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर में क्या है जी, ये मौजूद है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में क्या है जी, ये मौजूद है। ठीक है, कैसे, 1 अगर हम इसकी रिलेशन देखें बिटवीन रेडियन डिग्री, रेडियन और डिग्री के बिटवीन, भाई 2 पाई रेडियन इक्वल होता है किसके, 360 डिग्री। तो 1 रेडियन बच्चे यहां से निकाल दें तो कितना आता है, 360 डिग्री ओवर 2 पाई। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना बनता है, 57.3 डिग्री बनता है। ठीक है, और अगर यहाँ से 1 डिग्री का आंसर निकालना हो तो वो कितना निकलेगा जी, वो आएगा 2 पाई ओवर 360।
ठीक है, और ये आंसर कितना बनेगा, पाई ओवर 180 क्या आ जाएगा, साथ रेडियन आ जाएगा। ठीक है जी, तो इससे कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप कन्वर्जन के। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कि मुझे बताएं, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं कन्वर्जन के। सपोज आप कहते हैं जी कि कन्वर्ट 36 डिग्री इनटू रेडियन, तो बड़ा आसान है। क्या करेंगे, 36 डिग्री। अच्छा, ये जो डिग्री है ऊपर, इसकी आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। इस डिग्री की कितनी है, डिग्री की वैल्यू जी ये लिखी हुई है आपके पास। तो मैं इसमें 36 में इस डिग्री की वैल्यू जो है जी वो इंसर्ट कर देता हूँ। 36 डिग्री, इसकी डिग्री की वैल्यू कितनी है जी, पाई ओवर 180 है। अब इसको कैंसिल कर दें इसके साथ, तो 5, तो आंसर क्या आ गया, पाई ओवर 5 रेडियन आ गया। ठीक है। अच्छा, थीटा का आर्क लेंथ के साथ भी रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ थीटा विद आर्क लेंथ। वो फार्मूला आपके पास क्या है जी, वो है जी S इज इक्वल टू आर थीटा, एंड यहां से थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, S ओवर आर। S आपकी आर्क लेंथ होती है। कौन सी आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ। ये बढ़ती जाएगी तो एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है। सपोज मैं कहता हूं फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सेमी सर्कल। जब बॉडी सेमी सर्कल पे मूव करती है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगा, चलें देखते हैं जी। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। बच्चों, जब सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, तो आधे सर्कल में आपके पास ये जो आर्क की लेंथ बनेगी ये कितनी बनेगी, ये सरकमफ्रेंस का हाफ नहीं तो कितनी आएगी, एस इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी होती है, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो बेटे इसको पाई आर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर ओवर पाई आर, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, पाई रेडियन। शाबाश, सेमी सर्कल पे कितना डिस्प्लेसमेंट आता है, पाई रेडियन। ओके हो गया जी। चलें अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ एंगल्स की वैल्यूज क्या होती हैं रेडियन और डिग्री में। ठीक है, रेडियन और डिग्री में मुख्तलिफ एंगल्स की वैल्यूज़। ये मैंने एक क्वाड्रेंट्स की शेप बना दी है। यहाँ हम कहते हैं 0 डिग्री होती है और कितनी होती है, 0 ही रेडियन है। ओके, चलें यहाँ पे हम कहते हैं जी 90 डिग्री है, जो कि इक्वल है किसके, पाई बाई 2 रेडियन के। आप कन्वर्जन कर सकते हैं उन फार्मूला से। यहाँ 180 डिग्री है, इक्वल है किसके, पाई रेडियन के। यहाँ 270 डिग्री है, इक्वल है 3 पाई बाई 2 रेडियन के। अब बीच में लेट्स सपोज ये 90 ये 0, तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ये इक्वल है किसके, बड़ा आसान है, 45 डिग्री की कन्वर्जन कर लेते हैं हम यहाँ पे जी। 45 डिग्री क्या करना है, इस डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी जी, पाई ओवर 180। ठीक है जी, तो ये कितने पे जाएगा जी, ये 4 पे जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। अब आपने इस चार्ट को कंप्लीट करना है, मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपने उसको कंप्लीट करना है। ये 45 है, आपने 60 डिग्री की निकालनी है, आपने यहाँ पे निकालनी है जी। ये आ गया आपके पास 180 है, 90 है, तो इसमें 45 आप ऐड करेंगे तो 135 डिग्री की निकालनी है। ठीक है जी, इसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे 45, तो 225 डिग्री की निकालनी है, और इसकी निकालनी है कितनी जी, 270 है, और अगेन यहाँ पे क्या है, 360 डिग्री है, जो कि किसके इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल।
270 में 45 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 315 डिग्री। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है। डू यूर सेल्फ, इसको कंप्लीट करें, कन्वर्जन के फार्मूला मैंने बताए हैं वो पुट करके आप इसे क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है जी, इसको कर लेंगे ना कंप्लीट जी। हाँ जी, आपने कहाँ से करना है, बुक से भी क्वेश्चन करने हैं और इसे भी कंप्लीट करना है। फिर हम इसको फिर आपको ये सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके।